तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ड्रेनेज। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ड्रेनेज का क्या मतलब होता है। तो ड्रेनेज का सीधा सा अर्थ होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, मतलब किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को हम ड्रेनेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रेनेज बेसिन। तो ये ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई रिवर है, उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी और कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होंगी। तो ये जो सिस्टम होता है किसी भी रिवर का, उसे हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर डिवाइड। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वाटर को डिवाइड करने की बात की जा रही है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर आपको दो ड्रेनेज बेसिन दिख रहे हैं, पहला है ये वाला और दूसरा है ये वाला। अब जो भी इन ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं। और ये वाटर डिवाइड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि माउंटेन हो सकते हैं, कोई ऊंची उठी जमीन हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि एनी अपलैंड और अ माउंटेन सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। अब दोस्तों हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं जो कि है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब हम इसमें इंडिया की रिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया की रिवर्स दो ग्रुप्स में बटी हुई हैं। पहली है हिमालयन रिवर्स और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स हिमालय से निकलती है और पेनिनसुलर रिवर पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती है। हिमालयन रिवर्स पेरिनियल होती है, मतलब इन्हें पूरी साल भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें दो जगहों से पानी मिलता है, एक तो बरसात से, और जब बरसात नहीं होती है तब इन्हें पहाड़ों की बर्फ से पानी मिल जाता है। इसलिए हिमालयन रिवर्स में हमेशा पानी रहता है। वहीं जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो सीजनल होती हैं, मतलब इन्हें साल के कुछ ही महीनों में पानी रहता है, खास करके उन महीनों में जिन महीनों में बरसात होती है। बाकी महीनों में इनका पानी सूख जाता है या फिर इनका वाटर फ्लो कम हो जाता है। हिमालयन रिवर्स बहुत बड़ी होती है और जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो जनरली छोटी होती है एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। तो हिमालय से कई सारी नदियां निकलती है, पर हमें इस चैप्टर में मेनली 3 नदियों के बारे में पढ़ना है, जिनका नाम है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस रिवर की। तो इंडस रिवर तिब्बत से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते होते पाकिस्तान जाती है, फिर पाकिस्तान के बाद अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि जस्कर, सियोंग, चेनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास और रावी। इस रिवर की टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर्स और इस रिवर का जो स्लोप है वो काफी जेंटल स्लोप है। नाउ द नेक्स्ट रिवर इज गंगा रिवर। अब दोस्तों उत्तराखंड में ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से भागीरथी निकलती है और इधर से अलकनंदा निकलती है। ये दोनों देवप्रयाग में जाकर आपस में मिल जाती है और इन दोनों के संगम से गंगा नदी बनती है और ये ईस्ट की तरफ बहती चली जाती है। फिर एक जगह फरक का जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, वहाँ पर जाके ये बाइफरकेट कर जाती है हुगली और भागीरथी में। हुगली कलकत्ता से होकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और जो गंगा की मेन स्ट्रीम होती है यानी कि भागीरथी, वो बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है और इन दोनों रिवर के मिलने से मेघना रिवर बनती है और फिर ये मेघना रिवर बहती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और इन रिवर्स का जो डेल्टा बनता है वो है सुंदरबन डेल्टा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सुंदरबन डेल्टा इस दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है। गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो कि गंगा को ज्वाइन करती हैं जब गंगा फ्लो करती है, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंधक, कोसी, चंबल, बेतवा और सोन। गंगा की टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर्स। पूरे नॉर्थन इंडिया का एग्रीकल्चर गंगा नदी पर ही डिपेंडेंट है। अब अगली जो रिवर है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत से आती है, इसको तिब्बत में जाम्पू बोलते हैं। ये जो रिवर है वो हिमालय की ईस्ट की तरफ से बहना शुरू करती है और नामचा वरवा आते ही वहाँ से यू टर्न ले लेती है और एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं और ये बहती बहती चली जाती है असम तक और असम में इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, वहाँ पर इसको जमुना बोलते हैं और फिर ये भागीरथी के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी कई सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं, पर 2 ही मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसको ज्वाइन करती है अरुणाचल प्रदेश में। उनका नाम है दिबांग और लोहित। जब ये तिब्बत से आती तब इसमें काफी कम पानी होता है और सिल्ट भी काफी कम होता है, क्योंकि तिब्बत वाला रीजन काफी कोल्ड और ड्राई रीजन होता है। पर जब ये रिवर हमारी इंडिया की ईस्टर्न पार्ट में एंट्री मारती है तब वहाँ पर इसका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है और सिल्ट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में काफी ज्यादा बरसात होती है। ये जो रिवर है वो काफी ज्यादा रिवराइन आइलैंड फॉर्म करती है। अब दोस्तों हर साल क्या होता है कि जब रेनी सीजन आता है तब रिवर ओवरफ्लो करने लगती है, जिसकी वजह से असम और बांग्लादेश के लोगों को डिवास्टेशन का सामना करना पड़ता है।
नाउ द नेक्स्ट इज पेनिनसुलर रिवर, मतलब हम इसमें उन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया के पेनिनसुलर रीजन से निकलती हैं। इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में ज्यादातर रिवर वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और केवल नर्मदा और तापी दो बड़ी रिवर हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा रिवर की। तो नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है और वेस्ट की तरफ बहती चली जाती है, फिर गुजरात से होकर अरेबियन सी में मिल जाती है। नर्मदा रिवर अपने रास्ते में बहुत सारी अट्रैक्टिव लोकेशन बनाती है, जैसे कि धुआंधार फॉल्स और मार्बल रॉक्स। नेक्स्ट है तापी रिवर। तापी रिवर सतपुरा रेंजेस से बहती है। ये जो रिवर है वो नर्मदा रिवर के पैरेलल फ्लो करती है और महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरेबियन सी में चली जाती है, बट इसकी जो लेंथ होती है वो छोटी होती है नर्मदा रिवर से। अब दोस्तों और भी कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे कि साबरमती, माही, भारतपूर्णा, प्रियार। अब हम बात करते हैं गोदावरी रिवर की। तो गोदावरी रिवर महाराष्ट्र के नासिक से शुरू होकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये जो रिवर है वो इंडिया के पेनिनसुलर रीजन की सबसे बड़ी रिवर है। इसकी टोटल लेंथ है 1500 किलोमीटर, इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पूर्णा, बरधा, प्राणहिता, मंजरा, बैनगंगा एंड पैनगंगा। नाउ द नेक्स्ट रिवर इज महानदी। तो महानदी छत्तीसगढ़ के हाईलैंड रीजन से निकलती है और उड़ीसा से होते होते बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इस रिवर की टोटल लेंथ है 860 किलोमीटर। अगली जो रिवर है वो है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से शुरू होती है और बहते बहते बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है तंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी एंड भीमा। इस रिवर की टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी हिल से बहना शुरू करती है और तमिलनाडु के कुंडालोर से होकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कावनी। तो दोस्तों इन रिवर्स के अलावा कुछ और रिवर्स हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं इन पेनिनसुलर रीजन, जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी एंड सुबर्ण रेखा। तो दोस्तों अभी तक हमने इंडिया की कई सारी रिवर्स के बारे में जाना। हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में जाना, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जाना, लेकिन अब हम बात करने वाले इंडिया की लेक्स के बारे में। तो इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार की लेक्स पाई जाती हैं जिनके साइज और कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होते हैं। इंडिया के अंदर ज्यादातर लेक्स परमानेंट होती हैं, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है, मगर कुछ लेक ऐसी भी होती हैं जो कि रेनी सीजन पर डिपेंड करती हैं। इंडिया की लेक्स कई प्रकार से बनती हैं। कुछ लेक्स ग्लेशियर और आइस शीट्स के एक्शन से बनती है, तो कुछ लेक विंड, रिवर और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बनती है। इंडिया के अंदर ज्यादातर फ्रेश वाटर लेक हिमालय रीजन में पाई जाती है, क्योंकि ये ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनती है। इंडिया के जम्मू कश्मीर रीजन में वूलर लेक है जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बनी है। ये जो लेक है वो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा भी बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे कि भीमताल, नैनीताल, चिल्का और भी कई सारी हैं। अब दोस्तों नेचुरली फॉर्म लेक्स के अलावा डैम बनाने की वजह से भी लेक्स बनती है, जैसे गुरु गोविंद सागर लेक। तो दोस्तों लेक्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लिए। जैसे कि लेक रिवर के वाटर को रेगुलेट करती है और बारिश के मौसम में बाढ़ आने से बचाती है। लेक की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं बाय डेवलपिंग हाइड्रो पावर प्लांट। लेक्स अपने आसपास के क्लाइमेट को मॉडरेट करते हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी मेंटेन रखते हैं। लेक्स किसी भी जगह की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। लेक्स के अलावा रिवर्स भी हमारी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि रिवर्स का पानी हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों लोग अपने फायदे के लिए इन रिवर्स को बर्बाद कर रहे हैं। डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर के लिए पानी की डिमांड बढ़ रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा क्वांटिटी में पानी निकाल रहे हैं नदियों से, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है नदियों का वो डिक्रीज हो रहा है। और जो इंडस्ट्रीज होती है उनका जो गंदा पानी निकलता है उसे सीधा नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे हमारी रिवर्स पॉल्यूट होती जा रही है और पानी की क्वांटिटी भी डिक्रीज होती जा रही है। और ये गंदगी इतनी ज्यादा हो रही है कि रिवर्स अपने पानी को सेल्फ क्लींस भी नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए हमें और हमारी गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना होगा, जिससे हमारी रिवर्स और लेक्स हमेशा साफ बनी रहे। नो डाउट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, बट और भी ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी क्लास 9 की वीडियोस आगे देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।